कोशिका विज्ञान में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या देखते हैं, आगे वहां पर हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु हैं, जो भी यहाँ रह रहे हैं सजीव जितने भी हैं, उनको यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। ये दो कौन कौन से भाग हैं? यहाँ पर क्या होता है, एक चीज है वो क्या है, वो है अकोशिकीय, मतलब जिसमें कोई कोशिका नहीं है ना, ए सेलुलर, बिना कोशिका के, मतलब ऐसे जीव जिनमें कोई कोशिका नहीं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, अकोशिकीय जीव कहते हैं। उदाहरण क्या है, विषाणु मतलब वायरस। वायरस को हम बोलते हैं कि वो सजीव और निर्जीव के बीच में है, ना वो पूरी तरीके से सजीव है और ना ही वो पूरी तरीके से निर्जीव है। जब किसी सजीव के शरीर में जाता है तो वायरस सजीव हो जाता है, जैसे ही शरीर के बाहर आता है वो निर्जीव हो जाता है। इसीलिए वायरस से लड़ना, वायरस को मारना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायरस को पहचान ही नहीं सकते, वायरस का कोई फिक्स सेल ही नहीं है, कोई कोशिका ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा, अकोशिकीय कौन है, विषाणु, वायरस। दूसरे होते हैं कोशिकीय जीव, जहां पर पूरी कोशिका होती है। तो ऐसे जीव जिनमें एक या एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें कहते हैं कोशिकीय जीव। अब कोशिकीय जीव में मनुष्य है, पेड़ पौधे हैं, जीवाणु हैं, ये सब आ जाएंगे, ये सब इसके उदाहरण कहलाएंगे। कोशिकीय प्राणियों को पुनः, अब जितने भी कोशिकीय हैं, पहले क्या थे अकोशिकीय, फिर क्या बने कोशिकीय, जितने भी कोशिकीय हैं उनको पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ये दो नए शब्द हैं, आखिर इनका मतलब क्या है? इनको दो भागों में बांट दिया गया है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप सुन रहे हैं, ये इन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आखिर ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक होता क्या है? तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें क्या है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब है कि ऐसे कोशिकीय जीव जो सबसे पहले बने हैं, जिनके अंदर जो कोशिका है, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो अभी विकसित नहीं हुआ है। कहने का मतलब है ये कोशिकीय तो हैं, इनके अंदर कोशिका है लेकिन अभी कोशिका विकसित नहीं है, उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट, जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया। उसके बाद ऐसे जीव जिनमें कोशिका है और विकसित है, पूरी तरीके से विकसित है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हैं, वो कहलाते हैं यूकैरियोटिक, जिसमें मनुष्य आता है, पेड़ पौधे आते हैं, बाकी चीजें आती हैं। ठीक है, तो जो विकसित हैं वो यूकैरियोटिक, जो विकसित नहीं है वो प्रोकैरियोटिक, और जहां कोशिका ही नहीं है वो अकोशिकीय, विषाणु और वायरस कहलाते हैं। यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो प्रोकैरियोटिक हो गया और दूसरा यूकैरियोटिक हो गया। आप यहां पर इसके बारे में डिटेल क्या है तो हम बात करेंगे, फिर प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं और यूकैरियोटिक क्या होते हैं। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक जीव क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है, उसके उदाहरण क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि इस पृथ्वी पर, यहां पृथ्वी है मान लीजिए, जब यहां कोई जीवन नहीं था, जब जीवन नहीं था तो सबसे पहले जो कोशिका बनी थी, जो बहुत सिंपल सी थी, जिनके अंदर प्रॉपर केंद्रक भी नहीं था, सही से केंद्रक भी नहीं था, ऐसी जो कोशिका बनी वो कहलाई क्या, प्रोकैरियोटिक। क्या कहलाएंगी, प्रोकैरियोटिक। बाद में प्रोकैरियोटिक से ही जब डेवलपमेंट हुआ, उनका विकास हुआ, तो प्रोकैरियोटिक से ही एक कोशिका बनी जिसके अंदर एक वेल डिफाइंड केंद्रक था, विकसित केंद्रक था, जिसको कहा गया यूकैरियोट्स। तो पहले कौन बने, प्रोकैरियोट्स, फिर कौन बना, यूकैरियोट्स। तो हम पहले बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक जीवों के बारे में। प्रोकैरियोटिक जीवों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इन जीवों में अविकसित और आदिम मतलब प्रिमिटिव कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पुरानी कोशिका
जो अभी विकसित भी नहीं है, वो सारी कोशिकाएं जिस जीव में रहेंगी वो प्रोकैरियोटिक जीव कहलाएंगे। इनका आकार छोटा होता है, ये साइज में बहुत छोटी छोटी होती हैं। केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया मतलब क्या है कि विकसित केंद्रक नहीं है, तो आप यहां कह सकते हो कि केंद्रक एब्सेंट है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक द्रव्य भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जब केंद्रक विकसित नहीं है तो उसके अंदर की जो चीजें हैं वो भी वहां पर प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं देंगी। केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। कहने का मतलब है कि वहां पर हम लोगों की तरह क्रोमोसोम, जैसे हम लोगों की कोशिका में 46 क्रोमोसोम है, ऐसा वहां पे काउंटेबल नहीं है। वहां सब एक सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा, एक ही क्रोमोसोम वहां पर अवेलेबल रहेगा। कोशिकांग भी, जो कोशिका के अंदर के जो अंग हैं, कोशिकांग भी कोशिका भित्ति से घिरे हुए नहीं पाए जाते। उसके अंदर के जो भी, चाहे वो कोई भी राइबोसोम हो, या आप कह सकते हो कि उसके अंदर जैसे होते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सब ऐसे कोशिकांग हैं जहां उसके ऊपर भित्ति पाई जाती है। लेकिन यहां पर क्या होंगे, बिना कोशिका भित्ति वाले अंग होंगे, तो उसमें राइबोसोम जैसे हो सकते हैं। और उससे भी जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, खास करके हम बैक्टीरिया के सेल में देखेंगे, तो वहां पर राइबोसोम एक ऐसी संरचना है जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में है। लेकिन और जो चीजें हैं वो यहां पर एब्सेंट होती हैं, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती हैं। कोशिका विभाजन, यहां पर जब भी किसी कोशिका का विभाजन होता है तो वो आसूत्री होता है। आसूत्री मतलब वहां कोशिका के अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो क्रोमोसोम है, वो बराबर डिवाइड नहीं होते हैं। हम लोगों में बराबर डिवाइड करते हैं। हर कोशिका में जो आनुवंशिक कह सकते हो कि सूत्र जो कह सकते हो, या क्रोमोसोम की बात करें, वो बराबर होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ ए माइटोसिस होती है, हम लोगों में माइटोसिस होती है। इसमें कोशिका के अंदर, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो आसूत्री का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये कोशिका है, अब इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये रैंडम ऐसे डिवाइड कर जाएगी, ऐसे यहाँ से डिवाइड कर जाएगी, तो कुछ इधर आ जाएगा, कुछ इधर जाएगा। अब एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम हो सकता है, बराबर विभाजन यहां नहीं हो सकता, ठीक है। यहां पर उदाहरण क्या है, जीवाणु, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप यहां पे कह सकते हैं ना साइनोबैक्टीरिया, ये इसके उदाहरण हैं जिनका नेचर होता है प्रोकैरियोटिक। मतलब जीवाणु के अंदर जब आप कोशिका को देखोगे तो कोशिका में ये रहेगा, इसके अंदर प्रॉपर केंद्रक नहीं है, केंद्रिका भित्ति नहीं है, वहां पर सारा जो क्रोमोसोम होगा वो ऐसे यहाँ पर साइटोप्लाज्म में रहेगा, बाकी चीजें यहाँ पर होंगी, राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। इस तरीके से मतलब बहुत सिंपल सी रचना यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जिसको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल कहेंगे, ठीक है। उदाहरण में जीवाणु और नील हरित शैवाल आपको याद रखने। अब इनके हम अभी चित्र देख करके और आपको बता सकेंगे कि क्या होते हैं। यहां पर ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये है जीवाणु। क्या है, जीवाणु। अब देखिए, जब भी आप किसी जीवाणु का चित्र देखते हैं तो उसमें क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये सबसे बाहर जो बाउंड्री आपको दिख रही है, ये सबसे बाहर जो वॉल आपको दिख रही है, इसको कहा जाता है कैप्सूल या स्लिम लेयर। सबसे बाहर होती है, जो प्रोटेक्शन करती है, इसको बचाती है। उसके नीचे फिर होती है कोशिका भित्ति। उसके नीचे क्या होती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के अंदर फिर यहां पर क्या है, एक मेम्ब्रेन है, एक इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हम लोगों में भी है, ठीक है, जो पेड़ पौधों में भी है। कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं है, बट पेड़ पौधों में है। कैप्सूल तो ना पेड़ पौधों में ना हम लोगों में है। तो कहने का मतलब सबसे बाहर कैप्सूल है प्रोटेक्शन के लिए, फिर कोशिका भित्ति, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके अंदर होते हैं यहां पर राइबोसोम, छोटे छोटे राइबोसोम्स आपको मिलेंगे। उसके बाद जो यहां पर ये पीले रंग से आपको दिख रहा है अंदर का सारा द्रव्य, वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहां पर केंद्रक आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, केंद्रक यहां पर नहीं है। फिर यहां पर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही आप यहाँ पे कोशिका झिल्ली भी कह सकते हैं, यह वही वाली संरचना है कोशिका झिल्ली जिसको आप कहते हैं। और यहीं पर क्या है, कोशिका झिल्ली पर ही अटैच है ये आपका स्ट्रक्चर जिसको आप कहते हैं क्या, मीजोजोम। क्या बोलेंगे, मीजोजोम, जहां पर केंद्र काभ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं। तो आप कोशिका भित्ति से ही के ऊपर एक मीजोजोम्स होते हैं। एक्चुअली में आप कह सकते हो कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की तरह कार्य करता है। और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये छोटी छोटी संरचनाएं हैं जिसको प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल पार्ट है, इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको प्लाज्मिड बोलते हैं, जिसका अपना एक अलग कार्य है, जो बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन में, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को ट्रांसफर करने में मदद करता है। और उसके अलावा पॉलीजोम्स, ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो जीवाणु के कोशिका में आपको मिलेंगे। तो याद रखिए जीवाणु में कि कोशिका में सबसे पहले कैप्सूल, फिर कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, उस पे क्या चिपके हैं, राइबोसोम्स, उसके अंदर कोशिका द्रव्य, उसके बाद मीजोसोम्स, मीजोसोम पे केंद्रकाभ, यहाँ पर फिर प्लाज्मिड, और ये उसका पॉलीसोम जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह है। तो ये सब मिल करके, और यहाँ पे ये छोटे छोटे देख रहे हो ये स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं फिम्ब्री, जो इनके कहीं ना कहीं मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं। और एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है ये फ्लैजिला, जो बैक्टीरिया को चलने फिरने में मदद करता है। तो ये सारी संरचनाएं मिल करके एक जीवाणु का निर्माण करते हैं। क्योंकि इसके अंदर एक विकसित केंद्रक नहीं है, तो इसलिए आप इसे क्या बोलते हो, प्रोकैरियोट। क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट। ठीक है ना। तो ये उसका उदाहरण है। इसका डायग्राम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्या होते हैं और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ठीक है। यहां पर देखिए जो अगली संरचना है, जिसमें आप देख रहे हैं ना नील हरित शैवाल, गांव में अधिकतर देखा होगा तालाबों में, ऐसा पूरा पानी जो होता है वो पूरा हरा भरा ऐसे आपको दिखाई देता है। तो ये जो पानी के ऊपर ये हरी भरी ये आपको स्ट्रक्चर्स दिख रही है, एक्चुअली में ये नील हरित शैवाल है। क्या है, नील हरित शैवाल। ये जो नील हरित शैवाल होती है, अगर आप इसको निकालोगे यहां से और उसकी कोशिका को देखोगे तो ऐसी ही संरचना आपको वहां दिखने वाली है। तो ये जो पानी पे आपको हरा हरा ये सब दिख रहा है, एक्चुअली में ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसको हम क्या मानते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका मानते हैं। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर विकसित केंद्रक नहीं होता, केंद्रक द्रव्य नहीं होता। ठीक है। और वहां पर जो कोशिका भित्ति मतलब डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग, जिनके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो वहां पर एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स आकार में छोटे होते हैं, यहाँ छोटे छोटे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है। उदाहरण में जीवाणु और नील हरित शैवाल। ठीक है।